अस्सलाम वालेकुम। एक रिक्वेस्ट है, साथ मतलब सारी टीम ने की है, सलमान ने और पीछे सारे बैठे हुए हैं कि कल मैंने जिक्र किया था एक चीज़ का कि कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई पोटेंशियल टारगेट्स हो सकते हैं। अनप्रेसिडेंटेड बैड डिसीजन होगा, मैंने कहा था कि अगर ईरान वहाँ पे जो मिलिट्री या कोई तनसीबात है उन पर अमेरिका की हमला करे, उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि ये एक डिप्लोमेटिक आउट है उसको जो अमेरिका ने देने की कोशिश की, उसको नहीं लेना चाहिए। ये शुड नॉट फॉल फॉर दिस ट्रिक, और कि उसको वहाँ पे एक मसनूई हमला नहीं करना चाहिए। लेकिन बहरहाल वही हुआ। तो मैंने कहा मैं ज़िमनी तौर पे बता दूं कि मैंने 24 घंटे में पेशगोई की थी, हालांकि ये पेशगोई नहीं है, सलमान पीछे से बस कह रहा है यू नो। बट ये एक वाक़या हुआ ऐसे। अल्लाह का फजल है कि वो मामला जो है वो वहीं रुक गया। यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से उसका कोई जवाब भी कार्रवाई नहीं शुरू हुई, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्टेटमेंट में प्रिटी मच, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में गिविंग अवे द गोस्ट, उसने सारी बात खोल दी, बिल्ली थैले से निकाल दी कि थैंक यू फॉर दिस प्री अनाउंस्ड अटैक, और आपने यू गॉट इट आउट ऑफ योर सिस्टम, ये उसने वर्ड्स बोले थे, विच इज़ वेरी एम्बेरसिंग। आमतौर पर डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इस तरह की लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल की जाती, ताकि एक डिप्लोमेटिक विन सा मिल जाए ईरान को, ताकि वो मूव ऑन करे। बट वल्लाही डोनाल्ड ट्रंप अपनी उसको एग्जर्ट करना चाह रहा है, या इसराइली लॉबी को खुश करने के लिए उसने ईरान को नीचा दिखाया इस मामले में। और वो 2-3 घंटे पहले कतरी एयर स्पेस बंद हो गई, फिर मिसाइल चले, खाली एयरबेस के ऊपर वो एक फायरवर्क शो हुआ, और एक अलामती तौर पर बता दिया गया कि कतर जो है कोई भी इस तरह का टारगेट है वो भी वायबल टारगेट है और ईरान उसको भी कंसिडर कर सकता है। आज चूँकि ख़बरें तेज़ बतेज़ बदल रही हैं, तो हम कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत, सारे जीसीसी ममालिक के इंडिविजुअल किरदार को इसराइल पैलेस्टाइन जेनोसाइड के अंदर, या जनरली अमेरिका की दोस्ती के अंदर, या जनरली आप कहें कि अपनी अपनी जो अज़ाइम हैं उनके फॉरेन पॉलिसी गोल्स, उसके एतबार से नहीं डिस्कस कर पाएंगे। इसको एक दिन इंशाल्लाह 2-3 दिन बाद वी विल सिट डाउन एंड वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ द जीसीसी कंट्रीज़ वन बाय वन, एक ब्रीफ हिस्ट्री एंड उनकी फॉरेन पॉलिसी पोजीशंस, ख़ास तौर पे पिछले 2 साल की लड़ाई है, जो बच्चे तो 20 साल से बिल्ड हो रही है, 30 साल से बिल्ड हो रही है, बट उसके अंदर ख़ास तौर पे गाज़ा को लेके, वेस्ट बैंक को लेके और ईरान को लेके जो एटीट्यूड रहा है, हुतीज़ को लेके, लेबनान में एक्टिविटीज़ को लेके या सीरिया में लेके, ताकि एक जनरल पिक्चर मिल जाए आपको कि किस तरह से ये मुल्क आपस में मासलत रखते हैं और किस तरह से ये फ़र्क भी हैं, सारे बराबर नहीं। हमारे यहाँ आमतौर पे एक लेथार्जिक किस्म की थिंकिंग आपको मिलती है, ख़ासतौर पे मजहबी तबके के अंदर या लिबरल तबके के अंदर, सेंटर लेफ्ट और सेंटर राइट तबका के, तो सारे अरब ने एक हो जाए इन्हें, ये सारे बराबर ने, तो सारे बेकार हो गए। कोई लोग उसमें मजहबी सहारा लेते हैं, कोई कुछ और करते हैं, बट जनरली ये आर्ग्यूमेंट्स ना सिर्फ लेथार्जिक हैं बल्कि एंटी इंटेलेक्चुअल हैं। इनके अंदर एक बारीक बीनी सा जायज़ा करने की ज़रूरत है, उसको आने वाली किसी नशिस्त में इंशाल्लाह करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 4:30 या 4:45, ये 4:30 हो चुके हैं। 4:30 तक की जब तक खबर है कि ईरान और इसराइल दोनों की जानिब से सीज़फायर की एक शदीद वायलेशन की गई है, और डोनाल्ड ट्रंप ने इजहार भी किया इस वायलेशन के बारे में, लेकिन इसराइल की तरफ उसका मुद्दा जो है, वो पलड़ा जो है वो भारी है कि तुम्हारी ज़्यादा गलती है। उसने वो रीट्रेट किया, वो लैंग्वेज में पैराफ्रेज कर देता हूँ। पहले उसने कहा, जब वायलेट हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इट डिड नॉट लाइक द फैक्ट दैट इसराइल अनलोडेड अ बॉम्ब राइट आफ्टर दे अग्रीड टू अ सीज फायर। ही रिपीटेड स्टेटमेंट दैट ईरान कैन नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन एंड इट विल नेवर रीबिल्ड इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये उसने पहले कहा कि ईरान, इसराइल ने क्या किया कि फ़ौरन उसने एक बॉम्ब अनलोड कर दिया, और ये मुझे नहीं पसंद आई ये हरकत इसराइल की। और साथ साथ कहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ईरान को न्यूक्लियर बम डेवलप करने दूंगा। अभी इस वक्त मैं माजरत चाहता हूँ, जो लास्ट कोट एंड कोट डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट उसने दी है वाइट हाउस के लॉन से, जहाँ वो हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहा है जो उसको उड़ा के एयरफोर्स बेस पे लेके जाएगा, और उस एयरफोर्स बेस से वो एक एयरफोर्स 1-2 जितने भी जहाज़ हैं उनको लेके वो हेग जाएगा एक बहुत बड़ी मीटिंग के लिए। और वो मीटिंग हो रही है, नेटो की मीटिंग है ना, हाँ नेटो की बहुत बड़ी मीटिंग है। मैंने पता नेटो इस वक्त मोबिलाइज हुआ हुआ है, बिकॉज वो देख रहे हैं दुनिया में एक आलमी जंग का माहौल बनता जा रहा है, और नेटो के भी कान खड़े हैं इस वक्त, खासतौर पे रशिया यूक्रेन को लेके और मिडल ईस्ट के मसले को लेके। क्योंकि उनके सबसे ज़्यादा जो हिट होते हैं वो नेटो के यूरोपियन एलाइज के शिपिंग राउट्स हिट होते हैं, चाहे वो रेड सी में बाबल मंदब में हो, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में इस तरफ हो, पर्शियन गल्फ वाली साइड पे। यूरोप सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, सेकंड नंबर पे चाइना और ईस्ट एशिया की मार्केट्स होती हैं, इंडिया वगैरह, फिलीपीन, थाईलैंड वगैरह। अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें, जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी,
फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें। लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहाँ पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। हमारे साथ ही मोहम्मद बिन एहसन साथ बैठे हुए रिसर्चर, तो यंगेस्ट हमारे टीम मेंबर हैं यहाँ के, तो वो बड़ा उन्होंने साथ दिया है इस लड़ाई के अंदर कि वो 1-to-1 रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अभी 2 उन्होंने खबरें मुझे दी थी। एक जो मैं माजरत चाहता हूँ, अगर औरतें बच्चे इस कमरे के अंदर हैं, आप सुन रहे हैं इस क्लिप को, तो मैं एक अनटूवर्ड बात करने लगा हूँ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो मैं बता रहा था आपको कि डोनाल्ड ट्रंप जब रवाना होने लगे वाइट हाउस लॉन से, तो एक सहाफ़ी ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये 2 मुल्क हैं, ईरान और इसराइल, और ये इतनी देर से लड़ रहे हैं और इतनी शदीद लड़ाई लड़ रहे हैं कि इनको कोई समझ नहीं आ रही कि क्या कर रहे हैं। एंड टू पैराफ्रेज डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा था, अगेन ये गाली है इसके अंदर, माजर चाहता हूँ, दे हैव नो आइडिया वो क्या कर रहे हैं। अब ये ना सिर्फ अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, अनप्रेसिडेंशियल है, प्रेसिडेंट ऐसे बात नहीं करते, अनप्रेसिडेंटेड है, यानी इसकी कोई ऐसी कोई, तो हमें पिछले 50 सालों में कोई तारीख नहीं मिलती यहाँ कितने खुल खुला के किसी सदर ने गालियों भरे मुंह से कहा कि मतलब ये दोनों को मैं सीधा करता हूँ। तो ये जैसे एक अनहोनी और नायाब सी चीज़ है और वो बड़ा इंसल्ट हुआ है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप जैसे वो जो पाकिस्तान से भी उन्होंने सेटिंग वेटिंग की थी अपनी, उसमें एक वो पॉस्चरिंग जैसे कि मैं बड़ा ग्लोबल पीस मेकर हूँ, मुझे मैनू दो नोबेल प्राइज़। तो वो ईरान और इसराइल की वैसे ही मैं जंग रुकवा दूंगा जैसे मैंने एक लफ्ज़ में इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई रुकवाई थी। हकीकत यह है कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई एक पॉज पे आनी थी। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक बिजनेसमैन या बिजनेस माइंडेड अपॉर्चुनिज्म को परसू करते हैं, वो चांस दे के डांस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब स्टार्ट में जब लड़ाई शुरू हुई डोनाल्ड ट्रंप का, अब देखें 180 डिग्री सेपरेशन देखें, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हुई, ओ जी ये 1000 साल से लड़ रहे हैं, हज़ारों साल से लड़ रहे हैं ये लोग, वो लड़ने देना चाहिए, लेट देम फाइट। और जैसे ही उसने देखा कि हिंदुस्तान जो कि मोरा है उनका, वो पिटने लग गया, और पाकिस्तान जो कि टिट फॉर टैट पॉलिसी में तकड़ा है इंडिया से, लेकिन एक लॉन्ग टर्म लड़ाई ज़ाहिर बात है इतनी नहीं, एक तवील लड़ाई नहीं लड़ सकता, तो उसने भी सुलह पसंद करनी थी और इंडिया ने भी सुलह पसंद करनी थी, बिकॉज इंडिया पहले ही बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक फेस लूज़ कर रहा था इस लड़ाई के अंदर। उन्होंने वो न्यूज़ कवरेज और वो सारी चीज़ों को कवर देना था। तो डोनाल्ड ट्रंप तो जो एक सुलह इनकी जो लाइंस खुली हुई थी हमारी, जो हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स के दरमियान एक लाइन हमारी है, फ़ोन लाइन, वैसे वो हर वेंसडे एक्सेस होती है JCO लाइन जो है, लेकिन अब वो खुली हुई थी, उसकी स्केड्यूल्ड कॉल भी थी, उसमें लपक के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं कराना सुलह जी, मैं वो चौधरी है पिंड का, उसने कहा मैं चौधरी जरा वो आ जावे सामने। वैसे एक लड़के को ट्रंप साहब ने पिंड के चौधरी नहीं कहा था कि ज़रा इसके सर पे जूती मार के आओ, वो हुआ ये कि हमने जूती भी पकड़ ली, हमने उल्टा करके छितर भी मार दिए, तो वो ज़रा इंडिया बैक फुट पे आएगा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कोई नहीं जी सुलह कराओ जी, रोटी खोल दो जी, मुकाओ जी गाल। तो वो अपॉर्चुनिज्म ईरान और इसराइल में नहीं अप्लाई करता, क्योंकि इसराइल की लॉबी इतनी ताकतवर हो चुकी हुई है, उनकी वोटर बेस जो उनकी लॉबिंग ग्रुप सी है वो इतनी ताकतवर हो चुकी हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप उनके सामने कुछ हद तक ताबे है, जैसे कि अमेरिकन सदर होते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को उनसे ख़तरा भी रहता है कि वो उसके खिलाफ लॉबिंग करके कुछ भी कर सकते हैं उसको। उसकी अभी मिड टर्म इलेक्शन आने हैं, उसके अंदर वो सेनेट लूज़ कर सकता है, वहाँ पे सारे अगर डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन आ जाएं, सेनेटर आ जाएं, तो ये क्या करेगा, इसकी बिल पास करने की सलाहियत बहुत कमज़ोर हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को एक डिक्टेटर के तौर पर भी देखते हैं, एक बिग शाइनिंग ब्यूटीफुल गोल्डन डिक्टेटर कि मैं हुक्म चलाता हूँ दुनिया में, मेरी मर्जी होती है। रूस यूक्रेन में भी उनको काफ़ी हद तक शिकस्त मिली, क्योंकि यूरोपियन इंटरेस्ट जो थे और नेटो के इंटरेस्ट जो थे वो यही था कि जंग बाकी रहे, तो अमेरिका को वहाँ पे भी इन्फ्लुएंस करने में ज़रा कमज़ोरी और दुश्वारी महसूस हुई। पाकिस्तान इंडिया हम ज़रा पुराने किस्म के खिलाड़ी हैं, हम समझते हैं गेम को कि यार अमेरिका को भी खुश रखो, चीन को भी रखो, तो सारे हमने सुलह कर ली। ईरान इसराइल लगता है सुलह करने पर तैयार आमादा नहीं है, क्योंकि इसराइल ने जो पॉलिटिकल गोल सेट आउट किए थे वो बहुत ही अनबिलीवेबल थे, एक रिजीम चेंज और दूसरा कंप्लीट डिसमेंटलिंग ऑफ द ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। और दूसरी तरफ ईरान जो कि स्ट्रगल कर रहा है डोमेस्टिक डिसेंट के साथ, अपोजिशन ग्रुप्स के साथ और मजहबी स्प्लिट के साथ, और जो नाकामी रही है उसकी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की, कि यहाँ से लेकर लुबनान तक उसका जो स्प्रेड था मिलिशिया ग्रुप्स का वो काफ़ी हद तक डिकैपिटेट हो चुका हुआ है। तो ईरान और इसराइल दोनों जो हैं वो अपनी एग्जिस्टेंशियल एक किस्म की लड़ाई, इसराइल ने सॉर्ट ऑफ एक मसनूई तौर पे एग्जिस्टेंशियल लड़ाई बना ली, और ईरान के लिए बाकायदा एक एग्जिस्टेंशियल लड़ाई ये बन चुकी हुई है। तो इसराइल ने इसको इतना एस्केलेट कर दिया कि इससे वापस हटना मुश्किल है। एक ऐसी सिचुएशन
डोनाल्ड ट्रंप के उसका बाप भी कब्र से निकल के आ जाए तो वो ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट कर सकता कि वो विन 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 हो। अमेरिका ने अपने जोन में एक विन अपने लिए तो सिक्योर कर लिया कि जब मैंने बमबारी की, मैंने बड़ा स्मूथ ऑपरेशन किया, इसराइल भी खुश, ईरान ने भी दस्त देता है, वर्ल्ड पीस। इसराइल के पास आउट नहीं है अभी भी, एज वी स्पीक सोनिक बूम्स ईरान में सुने गए थे और बड़ी स्पीड से वो ईस्टर्न ईरान तेहरान के साहिल पे, वो साइड पे जाके अभी बमबारी की उन्होंने चामिस्तान के अंदर, 2 बड़े बम्बों की आवाज़ है, इसराइली जेट वागे। अच्छा, एक और अपडेट आ गई जी, बताएं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अभी ट्वीट भी ये कर दी कि इजराइल इज नॉट गोइंग टू अटैक ईरान, ऑल प्लेन्स विल टर्न अराउंड एंड हेड होम while doing a friendly plane wave to Iran. Nobody will be hurt. The ceasefire is in effect. Thank you for your attention to this matter. Donald J. Trump, President of the United States of America. अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि मैं अभी के अभी हुक्म दे रहा हूँ, पहले भी इसके पिछले ट्वीट में ये ऐसा ही हुक्म था कि सारे जहाज़ मुड़ जाएं और ना वो एक भी बम ना गिराएं और वो एक सलामती वेव करें, यानी जिस तरह परेड शो में होता है। पता नहीं क्या ये लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, मतलब इसने जैसे पूरी डिप्लोमेटिक गेम को, नॉर्म्स को जैसे बिल्कुल चैलेंज कर दिया इस बंदे ने। हंसी आती है इसकी बातें सुन के, लेकिन खौफ भी आता है कि इतना एरेटिक और बड़ी इसकी एक मतलब जैसे इसकी एरेटिसिज्म एक बड़ी कुवत देता है अमेरिका को कि ये जो मर्जी करता फिर, यानी बुश 2 है ये, बट इट ऑलमोस्ट अ कॉमिकल सॉर्ट ऑफ वे कि लेफ्ट की दिखा के राइट मार दी और लेफ्ट की दिखा के राइट की दिखा के फिर लेफ्ट मार दी, मतलब अजीब गरीब। अब ये बात ट्रू नहीं है, वी नो फॉर अ फैक्ट कि उन्होंने 2 बम मारे हैं ऑलरेडी चामिस्तान में, और ये ऑपरेशन पिछले चंद घंटों के अंदर ये चल रहा था कि वो उड़ रहे थे, फिर वो सोनिक बूम्स की आवाज़ आई तेहरान में, रिपोर्ट हो गई कि यार ये आ गए हैं, फिर वहाँ बम गिरे 2, उन धमाकों की आवाज़ भी आ गई। और मैं जैसे आपको रिपोर्ट करने के लिए वाइंड अप कर रहा था अगली बात में, तो ये खबर आ गई कि नहीं नहीं नहीं, बम नहीं गिराना, बम गिर चुके हैं और तुम सलामी वेव दो, अलामती वेव दो। तो ये एक बहुत बड़ी खिचड़ी जो है वो बन चुकी हुई है। मेरे ख्याल में इट वॉज अ डिप्लोमेटिक मिस्टेक, पोलिटिकल मिस्टेक जो ईरान ने मेक की थी कतर पे। यूएई या जॉर्डन बेहतर टारगेट थे, वो भी अलामती ही कि भाई अमेरिका के साथ तुम्हारा मसला नहीं है, बिकॉज अमेरिका की लड़ाई एक डिस्ट्रैक्शन है। दर हकीकत ईरान इसराइल की जो वो है लड़ाई, आप कहेंगे कि अट्रिशन की लड़ाई है, उसके अंदर ईरान सस्टेन कर सकता है। एक और ईरान ने जो मिस्टेक की थी वो रशियन एयर सपोर्ट ने एक्सेप्ट की, और ये सारी बात है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, या पॉलिटिकल मोटिवेशन ये हो सकती है कि ईरान की इंडिपेंडेंस पे सवाल नहीं उठना चाहिए कि रशियन एयरफोर्स उसको सीरिया की तरह डिफेंड कर रही है। या दूसरी जो एक राय आ रही है वो ये होता है कि जो प्रोग्रेसिव एलिमेंट है ईरान के अंदर, जैसे पज़ेशियान की गवर्नमेंट है, सिविल गवर्नमेंट, वो नहीं चाहते कि वो कम्प्लीटली रूस के अलाय बन के अपने आप को अमेरिका के लिए कट ऑफ कर लें। वल्ला ये सियासी डिसीजन था, इसकी कोई आइडियोलॉजिकल कोई बुनियाद थी, जिस तरह आपने आपको पहले बताया कि वो रशिया के जैसे सरोगेट नहीं दिखना चाहते मजहबी तबका जो है, और क्या ये सियासी डिसीजन था मिन जानिब प्रोग्रेसिव तबका जो सिविलियन गवर्नमेंट का है, या ये एक स्ट्रेटेजिक स्क्रू अप हो गया, दैट वाज आल्सो अ मिस्टेक। इस तरह कतर वाली एक मिस्टेक थी। तो पिछले 8-10 दिनों में एक सबक ये मिला है कि ईरान को एरियल डिफेंस एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी, रशिया की तरफ से एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी। इसके अंदर एक ये भी एलिमेंट निकलता है कि रशिया को इन्वॉल्व करके वो इतना एस्केलेट कर लेता है इस लड़ाई को कि ईरान शायद उस तरफ एस्केलेशन नहीं जाने देना चाहता, और ये एक थोड़ा सा गिव अवे है ईरान की नीयत इन टर्म्स ऑफ द लॉन्ग टर्म। वो कॉन्फ्लिक्ट लड़ने की सलाहियत रखता होगा, लेकिन उसकी नीयत नहीं है, उसके अंदर शायद उतना पॉलिटिकल विल नहीं रहा कि वो एक लॉन्ग टर्म लंबी 10-12 दिन क्या 6 महीने साल 2 साल की लड़ाई लड़ पाए। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है, बट ये 2-3 डिफरेंट मैंने सिनेरियोज दे दी कि क्यों एयर डिफेंस में वो फेल किया। कतर के मामले में मैं ये कहूँगा कि वो कतर की जो एयर बेस है, चूँकि वो बुनियादी तौर पे कतर के डिफेंस के लिए नहीं है, वो प्योरली इसराइल के डिफेंस के लिए है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आर्ग्यूमेंट के लॉजिक क्या था कि उसको अटैक करने का, और शायद कतर के साथ कोई बैक चैनल कम्युनिकेशंस भी हों इनके पास कि कतर को वो ऑन बोर्ड करना चाहें। एक वन ऑफ थ्री सिनेरियोज ना, कतर को ऑन बोर्ड करना चाहें कि वो डिमांड करें कि यहाँ से एयरबेस रिमूव हो ताकि हम एक टारगेट ना बने, हम एक अमीर ट्रेडिंग मुल्क हैं, हम बस इतना ही रहना चाहते हैं। एक ये है। दूसरा ये है कतर को वार्निंग देना, जो कि वो सपोर्ट देता है इसराइल को पोटेंशली, और एट द सेम टाइम अमेरिका की अलायंस में रहता है। और नंबर 3, क्योंकि कतर के साथ ईरान के सफारती ताल्लुकात बेहतर हैं बाकी मुल्कों की बनस्पत, तो कतर वॉज दी ओनली वन अलाउइंग देम टू डू दिस सॉर्ट ऑफ अलामती बिल्कुल जैसे मसनूई किस्म का अटैक। तो वन ऑफ मैनी सिनेरियोज, 3 सिनेरियोज जो मेरे जहन में आते हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या हो रहा है। फॉग ऑफ वॉर है एक किस्म की, अब तक डिप्लोमेटिक फॉग भी है। अब तो ये भी नहीं पता कि मुल्कों के क्या अज़ाइम हैं, उनकी लीडरशिप के क्या अज़ाइम हैं। तो दुआ कर सकते हैं कि ये किसी खैर की तरफ ही मामला जाए।
इस सब में मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि क्योंकि ये एक बहुत अनफोल्डिंग सर्कमस्टांसेस हैं, आप से मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा इस क्लिप में क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स चेंज हो रहे हैं बहुत तेज़ी से। आप ब्रेस करें फॉर इम्पैक्ट, एक बड़ी क्योटिक वॉर भी यहाँ ब्रेकआउट कर सकती है खुदा ना खास्ता। पाकिस्तान को अपनी पोजीशन को डिफेंड करना है, ना आप जज्बात की लय में बह जाएं और कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ हो रहा है या सब कुछ हो रहा है, हम क्या क्या कर रहे हैं, और ना ही आप अनइन्फॉर्म्ड रहें सब्जेक्ट के बारे में कि आपको पता ना हो कि ईरान के मामले में पाकिस्तान की क्या पोजीशन बनती है। डिमांड करें जो मॉरली आपको दुरुस्त लगता है, मेरे ख्याल में वो यही है कि ईरान का डिप्लोमेटिक और पोटेंशली मिलिट्री सपोर्ट करना। ईरान के लिए दुआ मांगें, ईरान के मुसलमानों के लिए, अवाम के लिए दुआ मांगें। वहाँ पे और भी मज़ाहिब के लोग रहते हैं, और भी माइनॉरिटीज़ रहती हैं मुसलमानों के अलावा, अल्लाह उनकी भी हिफाजत करे। ईरान ने जो एक जैसी भी है माशरत विद ऑल ऑफ इट्स प्रॉब्लम्स, जैसी भी रियासत है वो, जो उन्होंने एक स्टेबल माशरत कायम कर ली है विद ऑल देयर सैंक्शंस एंड ऑल देयर इकनॉमिक एंड इंटरनेशनल प्रेशर्स एंड ट्रबल्स, तो उस माशरत को अल्लाह कायम रखे। क्योंकि कोई भी सिविलाइजेशन, कोई भी माशरत, कोई भी शहर, कोई भी मुल्क जब कलेप्स करता है, चाहे वो फॉर कोट एंड कोट फॉर द बेटर की तब्दीली में जाए, 15, 20, 25, 30 साल वो एक क्योटिक पीरियड से गुजरता है, तो लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो सकती हैं, लाखों लोगों के कारोबार, इज़्ज़त, जान माल, एवरीथिंग कैन बी एक रिस्क में आ सकती है। प्लस इस रीजन के अंदर एक केओस, यहाँ से लेकर लबनान तक एक केओस की सूरत हाल बन जाएगी। तो सिर्फ बचे कुछ मुल्क मुसलमानों के पाकिस्तान, तुर्की, स्तान ममालिक एक दो और इंडोनेशिया, मलेशिया रह जाएंगे। सोचने की बात है, बहुत बड़ी अलामत है। हमें चुन चुन के करके मारा जा रहा है ग्लोबल एलीट की तरफ से। वो वेस्ट में भी बैठती है, वो इंडिया को सपोर्ट करती है, वो टेल अवीव को भी सपोर्ट करती है। हम अकेले, हम नायाब हैं। हमें इस इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर, फलाना लिबरल डेमोक्रेसी, फलाना, इन कहानियों से बाहर आने की ज़रूरत है। हमें अपना निज़ाम, हमें अपने आइडियाज़, अपनी यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का तसव्वुर, अपने इंटरनेशनल लॉ का यूनिवर्सल का तसव्वुर, अपने नॉर्म, स्टैंडर्ड, सेट्स एंड प्रैक्टिसेस और रीजनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। ये जंग बहुत बड़ा स्लैप है। मेरी ज़ाती राय में इट्स ऑलरेडी लिटिल टू लेट। हमारे पास 70-80 साल थे रिलेटिवली, मुसलमान मुल्कों के पास डिफरेंट वेरिंग डिग्रीज़ में। हमने वो रिक्विजिट काम अभी तक नहीं किया। कुछ मुल्कों ने ज़्यादा किया, कुछ मुल्कों ने कम किया। किसी मुल्क का असला बेहतर है, किसी की एयरफोर्स बेहतर है, किसी की सिविल सोसाइटी का हाल बेहतर है, कहीं पे सिविल फ्रीडम ज़्यादा है, कहीं पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा है। हमें इस सबको एक एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होने की ज़रूरत है। अभी भी इस मुश्किल वक्त में आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नेटो की मीटिंग पर जा रहा है। तो आप जब ओआईसी की मीटिंग पे जाते हैं, जो तुर्की में अभी हुई है, क्या आप वो कॉन्फिडेंस फील करते हैं सिमिलर जो नेटो वाले करते हैं? इसके बारे में सोचिएगा, दुआ कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। हमेशा के लिए आपका सुनने का शुक्रिया। थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन टू दिस मैटर। प्रेसिडेंट अमान अल्लाह तारिक फ्रॉम ईऑन स्टूडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।